हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्या करना है हमें साथ में, जब ये ट्रायल बैलेंस हम पढ़ रहे हैं हमें साथ में कैटेगरीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वही कैटेगरीज हमारी बैलेंस शीट में भी लिखी जाएंगी। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल हो गई। 12% डिबेंचर्स का मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये दोनों आपके ट्रेड पेबल हो गए। सेल्स आ गई, जनरल रिजर्व आ गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर्स का पार्ट होता है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ठीक है, हमारे पास ये कैटेगरीज हमें समझ में आ रही हैं। यहां पर क्या है, प्रेमिसेस है, प्लांट है, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गई। डेटर, स्टॉक, ठीक है, गुडविल मतलब इंटेंजिबल भी है, कैश एंड बैंक है। कॉल्स इन एरियर, नाउ रिमेंबर कॉल्स इन एरियर जो होते हैं ये शेयर कैपिटल में से एडजस्ट करने होते हैं। सो कॉल्स इन एरियर को हम लिंक कर देंगे शेयर कैपिटल के साथ, क्योंकि ये हमें फाइनली नेट कैपिटल और पेड अप कैपिटल बताएगा। और इसका एक और पर्पज होता है कि जो हमारे एरियर्स हैं इन पर डिविडेंड पे नहीं होता, तो इन केस कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो वो आपका 40 लाख में से 75,000 माइनस करके बाकी की कैपिटल पर डिविडेंड पे होगा। यस, लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ऑब्वियसली उन्होंने बैलेंस पे किया होगा। और परचेजेस दे रखी हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब अदर करंट एसेट्स, फिर वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, तो एम्प्लॉइज की एक्सपेंसेस भी हो गए और अदर एक्सपेंसेस भी आ गए। बैड डेट्स हैं, तो ये देखो बैड डेट्स का लिंक होता है उसके प्रोविजन के साथ, क्योंकि बैड डेट्स के लिए आपने कुछ प्रोवाइड कर रखा है, तो इसे इसमें से एडजस्ट करके अब हम देखेंगे कि बाकी कितना बचा। नॉट 40,000, सॉरी। बैड डेट्स का लिंक होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब ये 35,000 के साथ। 40 इनकम टैक्स का है, ठीक है, ये गलती थी मेरी। डिबेंचर इंटरेस्ट है 1,80,000, तो जब भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हो या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि हमें इनके रेट पता होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट्स हमें खुद चेक कर लेनी है। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट बन रहा है 3,60,000, हमने पे किया है, रिकॉर्ड किया 1,80,000, इसका मतलब यहाँ पर 1,80,000 आउटस्टैंडिंग है। तो जिस मिनट कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आ गया, इट मीन्स हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। ओके, एडवांस टैक्स पेड है फॉर 2015-16, यह आपका ईयर था, 17 मार्च को एंड हो रहा था, तो ये प्रीवियस ईयर की पेमेंट है। ठीक है, अब आप आगे इसमें करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है ऑन 31 मार्च 7 लाख। सो जहां ओपनिंग स्टॉक है उसी के साथ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, चेंज इन इन्वेंट्री देखना होता है। डेप्रिशिएट प्लांट बाय 15%, सो प्लांट में लेस 15%। ठीक है, ये दो जगह जाएंगी सारी एडजस्टमेंट्स, ये एज एन एसेट भी आएगा और यहाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज भी आएगा। प्लांट का डेप्रिसिएशन भी आएगा इनकम स्टेटमेंट में, और प्लांट की जब एज एन एसेट वैल्यू लिखेंगे तो नेट बैलेंस आएगा। हाफ ईयर्स इंटरेस्ट इज ड्यू, वो हमने पहले ही यहाँ पर समझ के लिख लिया था। एडिशनल बैड डेट्स, तो ये जो बैड डेट्स आपके पास है इसमें आपके पास 18,900 के और बैड डेट्स हो गए, तो ये एडिशनल बैड डेट्स आपके बैड डेट्स का पार्ट भी होंगे और आपके डेटर्स में से माइनस भी होंगे 18,900, क्योंकि इसकी एंट्री करनी है ना, जो भी एडजस्टमेंट्स है उनकी एंट्री बनती है। तो एडिशनल बैड डेट्स का मतलब बैड डेट्स टू डेटर, तो बैड डेट में ऐड हो गया और डेटर में आपका ऐड हो गया, सॉरी डेटर्स में माइनस हो गया। और प्रोवाइड फॉर 5% प्रोविजन, तो डेटर्स में हमें 5% प्रोविजन अब क्रिएट करने, तो अब इसकी एडजस्टमेंट ध्यान से समझना। ठीक है, इसको अभी पहले हम समझ ही लेते हैं कि इस एडजस्टमेंट को कैसे डील करेंगे। तो आपके पास है, देखो आपके पास है बैड डेट्स, क्योंकि ये आपके ट्रायल बैलेंस में है 21,100 के, और एडिशनल आपको दे दिए 18,900 के। सो दैट मीन्स 40,000 के बैड डेट्स हो गए। अब ये आपका लॉस है, एक्सपेंडिचर है, तो इस लॉस को हमें इनकम स्टेटमेंट में दिखाना होता है, बट क्योंकि आपने इसके लिए एक प्रोविजन पहले से बना रखा था, तो लास्ट ईयर आपका प्रोविजन बना हुआ था कितना, 35,000 रुपीज का। ठीक है ना, प्रोविजन 35,000 रुपीज का है, इसका मतलब आपको एडिशनल बर्डन कितना पड़ गया, एडिशनल प्रोविजन नीडेड और एडिशनल लॉस।
आपको 5,000 और प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पूरे लॉस को मीट करने के लिए। अब आप प्रोविजन करंट ईयर का लिखेंगे तो करंट ईयर का प्रोविजन कितना है 5%। तो आपके डेटर्स कितने थे? डेटर्स थे 8,70,000। बट इसमें से हमें पता है कि 18,900 तो हमें मिलने नहीं है क्योंकि वो तो श्योर शॉर्ट बैड डेट्स हो चुके हैं। तो प्रोविजन हम बनाएंगे बाकी के डेटर्स पर। ठीक है, तो जब प्रोविजन कैलकुलेट होगा तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपके जितने आपके डेटर्स बच गए हैं उन पर आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये आप वर्किंग नोट में भी दिखाओगे। 8,70,000 में से ये माइनस किया 8,51,100, तो इसका 5% आ जाएगा 42,555। तो ये आपके एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखाना होगा। तो एडजस्टमेंट हम करेंगे वहां पर भी, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स। तो करंट ईयर का प्रोविजन कितना हो जाएगा? करंट ईयर टैक्स है 40%। इसके बाद क्या है कि टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर इज सेटल्ड एट 42,000। तो इसके अगेंस्ट हमारी लाइबिलिटी हो गई 42,000 की। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं? इसको पहले प्रोविजन के अगेंस्ट चेक करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड एडिशनल प्रोविजन, और एडिशनल एक्सपेंस इस बार का पड़ गया 2,000 का। अब पेमेंट के लिए देखेंगे तो लाइबिलिटी है 42,000। तो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारा एडवांस कितना है? 36,000, क्योंकि ये सारा करेंट ईयर का नहीं है, सब प्रीवियस ईयर का है। तो इसका मतलब आपके पास टैक्स पेबल कितना बन जाएगा? 6,000। तो ये 36 कट गया, लाइबिलिटी बन गई 6,000। 40,000 42 से कट गया, एडिशनल अमाउंट आ गया 2,000। तो ये कैलकुलेशंस हमें करनी है। यहां भी अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में देखो, प्रोविजन है तुम्हारा 40,000 और एडवांस पेमेंट है आपकी 36,000। करंट ईयर का प्रोविजन आपको बनाना है 40% ऑफ इनकम, और करंट ईयर का कोई एडवांस नहीं दे रखा। तो करंट ईयर में कभी दिक्कत नहीं आती है, आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 40% प्रोविजन बना लोगे और ये आपका इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। और एडवांस अगर होता है तो वो भी सेपरेटली शो कर देते हैं या नेट बैलेंस शो कर देते। लेकिन प्रीवियस ईयर की क्योंकि सेटलमेंट हो चुकी है तो इसको मिडवे हमें टैक्स लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करने। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये लिंक है लाइबिलिटी से। प्रोविजन इसलिए बनाया है क्योंकि लाइबिलिटी होने वाली है और लाइबिलिटी आपने जो एंटिसिपेट किया उसके अगेंस्ट पेमेंट की है। तो जब प्रोविजन को लाइबिलिटी से एडजस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 2,000 आपका पास्ट एडजस्टमेंट। अब 2,000 एक्सपेंस बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, और इसको जब यहां कंपेयर करोगे 36,000 के साथ तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा 6,000। सो 36 की जगह लाइबिलिटी बन गई 6,000, 40,000 प्रीवियस ईयर प्रोविजन की जगह एडिशनल प्रोविजन बन गया 2,000। मान लो लाइबिलिटी सेटल हो रही होती 37,000 पे तो 3,000 आपका बच जाता। तो आप लिखते प्रोविजन रिलीव्ड और प्रोविजन रिलीज्ड, एक्स्ट्रा प्रोविजन बच गया। तो जब आप उसे एक्सपेंस में लिखोगे ना तो ब्रैकेट में लिख देते कि इतना खर्चा कम हो गया। ठीक है, अब क्लेम ऑफ 35,000 इज डिस्प्यूटेड। तो इसमें तो कुछ करने को कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा कि प्रोविजन बनाओ। कहते अगर प्रोविजन बनाओ तो प्रोविजन बना देते, उसको आप अदर एक्सपेंसेस में डालते और एज अ प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख देते, पर कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक तरह से कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गई। तो इसे आप एंड में नोट्स में दिखा दोगे। बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 15% इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15% का। ये देखो, ये आपने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया था इंक्लूडिंग टैक्सेस, सीडीटी पे किया होगा ना, यहाँ पे डिविडेंड पे किया तो सीडीटी भी पे किया होगा। अब आप 15% का और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड का मतलब है अगर मान लो आपने इंटरिम डिविडेंड 5% दिया है, ठीक है, तो अब फाइनल डिविडेंड आपका 10% हो गया क्योंकि टोटल 15 है, इसमें इंटरिम शामिल है। इंटरिम अगर आपने 10% दिया है तो अब आप 5% दोगे। तो यहां आपने इंटरिम डिविडेंड 3,92,500 पे किया था। अगर आप कैपिटल चेक करते हो तो पेड अप कैपिटल कितनी है 40,000 और उसमें से अगर ये 70,000 माइनस कर देते हो पेड अप कैपिटल है 39,25,000, मतलब 10% आपने इंटरिम डिविडेंड दिया। तो अब आपको कितना देना है फाइनल डिविडेंड 5%, बट इसको हमें सिर्फ
नोट्स में दिखाना है, क्योंकि ये तो बोर्ड ने डिक्लेयर किया है ना। सो इट्स नॉट अ डिक्लेयर डिविडेंड बाय कंपनी। बोर्ड की डिक्लेरेशन मायने नहीं रखती है। डिविडेंड में जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करेगी, मतलब शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में अप्रूव नहीं करेंगे, इसे एंटर नहीं कर सकते हैं। सो ये सिर्फ वर्किंग नोट में, मतलब नोट्स टू बैलेंस शीट में एंड में आ जाएगा। कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में प्रपोज्ड डिविडेंड कितना, 5%। तो सिर्फ ये समझ के कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें इसे नोट्स में तो दिखाना पड़ेगा। तो हमें रेट पता होना चाहिए कि ये 15% इंटरिम डिविडेंड मिला के है, तो आपका 5% हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में हो जाएगा +5,000 और सरप्लस में हो जाएगा -5,000। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7750। तो सैलरी कहाँ है आपकी, इसमें +7750 आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड इंश्योरेंस इन जनरल एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है 2000। तो आपके पास जनरल एक्सपेंसेस में से 2000 माइनस, तो जहां आउटस्टैंडिंग और प्रीपेमेंट्स आ गई, मतलब अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड अदर करेंट एसेट्स आ गई। अब डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल फिक्स्ड एसेट्स, तो ये तो डिटेल हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, या ना यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, नंबर 10। क्रेडिटर्स इंक्लूड 3,50,000 फॉर गुड्स एंड बैलेंस फॉर एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर भी एक डिटेलिंग दे रखी है, तो जहां हम क्रेडिटर्स जब लिखेंगे तो यहाँ नंबर 11 डाल दिया कि इसको अलग अलग करके बताएंगे कि कितने क्रेडिटर किस चीज के हैं। सो अब हमें क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे, और उसके बाद हम वर्किंग नोट्स, इसके जो नोट्स टू बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, वो बना के हम काम शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो अब हमें वर्क स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग विद, ये कंपनी है जोहारी लिमिटेड। ओके, सो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो अब आप कैसे लिखोगे कंपोनेंट्स, तो याद करो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या था। ऑलराइट, तो वो फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। ये याद हो जाएगा बट टाइम लगेगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये इनर कॉलम में और ये आउटर कॉलम में। पहला कंपोनेंट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट सब कैटेगरी होती है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में दो कैटेगरी हमेशा आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दोनों आप लिख दोगे, है ना। अब अगली कैटेगरी है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, वो नहीं दे रखी थी, छोड़ दो। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या है, अगर आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज को लिखना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ओके, सो इसमें एक ही कैटेगरी आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि एक ही चीज है तो हम यही लिख देते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में विद ऑल कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज अप टू 2 लेयर्स, हम 2 लेयर्स तक जरूर जाएंगे इसमें। अब आ गई करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट लाइबिलिटीज में हमारे पास एक होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो तो है नहीं। ट्रेड पेबल हमारे पास है, वो आ जाएगा। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटीज भी था और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन तो बनना ही है, तो वो भी आएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे तीनों इसकी कैटेगरीज। तो इनके टोटल्स जाएंगे आउटर कॉलम में, और यहां पर फिर टोटल हो जाएगा ग्रैंड टोटल। So this is total equity and liabilities. सेकेंड कंपोनेंट है अब इसमें एसेट्स। तो अब एसेट्स में पहला कैटेगरी होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फर्स्ट सब कैटेगरी है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हमें क्या क्या दिखाना होता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल थी, इसका मतलब इंटेंजिबल भी है। तो ये दोनों कैटेगरीज आएंगी। वर्क इन प्रोग्रेस टाइप की कोई चीज नहीं है कि आपकी कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो या कोई पेटेंट्स अंडर डेवलपमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी इसकी कैटेगरी होती है करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो हमें नहीं दे रखी है, करेंट इन्वेस्टमेंट। 3 इसमें मेन कैटेगरीज हमेशा होंगी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सब डिटेल मैंने शुरू में बताई थी जब एक सिंपल क्वेश्चन किया था। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ जी, तो आपने क्योंकि एडवांस में अगर टैक्स पे कर रखा है तो आपके पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, या आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आएंगे, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या है, अदर करेंट एसेट्स। तो अगर हमारे पास कुछ है इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कुछ और इस तरह की करेंट एसेट है, जैसे ये दे रखी है ना, तो वो इसमें आएगी। ऑलराइट, अब ये आ गया हमारे पास। इनके सब टोटल बाहर जाएंगे और फिर फाइनली ग्रैंड टोटल हो जाएगा टोटल एसेट्स। ओके, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। इसी तरह से हम इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17, ठीक है, नोट नंबर एंड पर्टिकुलर्स। इसका फॉर्मेट मोर और लेस फिक्स होता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो इस फॉर्मेट को आप बहुत आसानी से बना लोगे। ये मोस्टली क्वेश्चंस में एक जैसा ही रहेगा। सो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद अदर इनकम, देन यू हैव टोटल इनकम, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है ना, ये दोनों लिखोगे, यहाँ टोटल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी कोई और इनकम का सोर्स नहीं था तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ कौन सा नोट नंबर कंटिन्यू करेंगे, हमारी बैलेंस शीट हमें ले गई थी नोट नंबर 13 तक, तो यहाँ पर आ गया नोट नंबर 14। अब नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहली कैटेगरी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। तो याद रखो यहाँ पे परचेजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड का मतलब होता है परचेज पे कोई एक्सपेंस, दैट मीन्स कैरिज इनवर्ड, ठीक है ना, इस तरह का कोई एक्सपेंस किया हो तो वो लिखना होता है। देन चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो आपके ओपनिंग स्टॉक या फिर आपके स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सब में चेंजेस यहाँ नोट करने हैं। अब लूज टूल्स के बारे में याद रखो, लूज टूल्स अगर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड एसेट है, अगर हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, रीवैल्यू करते हैं, तो वो हमारी इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है, लेकिन वो मटेरियल का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो। तो लूज टूल्स यहाँ कभी नहीं आएंगे, वो आएंगे इन्वेंट्रीज में, और जो उनका अमाउंट राइट ऑफ होगा वो आएगा अदर एक्सपेंसेस में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें कैटेगरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, then you have finance cost, then you have depreciation and amortization। मैं इसमें थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस यूज कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से जल्दी जल्दी समझा सकें। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये आ जाएगा आपके पास, टोटल इनकम थी, यहाँ आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। कहाँ से आया, नंबर 4 से। तो अब अगला क्या होगा, फिफ्थ पार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 3rd -4। इसमें याद रखो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल आइटम दे रखी है तो वो हमें अलग लिखनी होती है। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स आ जाएगा, फिर उनको एक एक करके माइनस करोगे। अब आपका टैक्स एक्सपेंस में क्या आएगा, टैक्स फॉर करेंट ईयर, कितना प्रोविजन है, और सेकेंडली एडजस्टमेंट फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की हमने एडजस्टमेंट देख ली थी, हमारा 2000 और हमें चाहिए तो वो 2000 आ जाएगा। अगर बच रहा होता तो खर्चा बच रहा है, यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं और इसके लिए वर्किंग नोट बना के हम शो करते हैं। तो जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी, इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, समझ रहे हो। ये आप वर्किंग नोट नंबर 2 और ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1, ये बाद में दिखाएंगे, बिल्कुल एंड में। ओके, ये आ जाएगा। अब टैक्स आपका करेंट ईयर का रेट हमें बता रखा है, लेट अस सी, इनकम टैक्स 40% पे, तो करेंट ईयर का एट द रेट ऑफ 40% हम लेंगे। तो ये जो है नेट अमाउंट हमारा आ जाएगा बाहर। ओके,
तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स का अमाउंट आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और लास्ट इसमें क्या करना होता है, ईपीएस सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ईपीएस कितना होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 100 रुपीज का अगर शेयर है तो हमारे 40,000 शेयर्स है। प्रॉफिट अभी हमें सॉल्व करना है। सो अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं विद प्रॉपर नोट्स। सो पहला नंबर हमारा क्या है, शेयर कैपिटल का। सो नोट्स टू बैलेंस शीट, नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो अब आपके पास कैपिटल दे रखी है 40 लाख के 100 रुपीज का शेयर और इसमें कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। इसका मतलब पेड अप कैपिटल अलग होगी। तो आप कह सकते हो ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड कॉल्ड कैपिटल 40 lakhs लेस कॉल्स इन एरियर 25,000, सो 39,75,000। ओके, ये 75 है, सो 39,25,000, ठीक है। ये हो गई हमारी कैपिटल। ओके, तो इसको यहां लिख देंगे कैपिटल में, जो दिया एज इट इज करते जाना है। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले सारे रिजर्व लिख लेते हैं एक एक करके। डेकोरम है, पहले कैपिटल वाले लिखते हैं, फिर जनरल रिजर्व की बारी आती है। यहां पर हमारे पास है जनरल रिजर्व जो कि है 2,50,000। एड ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 5,000। आपको 5,000 ही ऐड करना है ना, तो कितना हो जाएगा अब ये आपका बैलेंस 2,55,000। नेक्स्ट आ गया सरप्लस। तो सरप्लस का बैलेंस है आपके पास 4 लाख। अब इसमें से माइनस क्या क्या करना है, लेस करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000। अच्छा, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, तो जैसे ही आएगा वो ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें से माइनस क्या क्या करना है, आपने जो ट्रांसफर टू रिजर्व कर लिया। ओके, अब आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया हुआ है। तो इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया था 3,92,500, वो माइनस हो गया। लेकिन इसके साथ सीडीटी भी होना चाहिए था, तो सीडीटी तो आपको नहीं बताया होगा क्वेश्चन में। सीडीटी पेमेंट की एंट्री नहीं है, क्योंकि जैसे डिविडेंड पे किया लिखा हुआ है तो सीडीटी भी लिखते हैं। इसका मतलब सीडीटी अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप सीडीटी रिकॉर्ड कर दोगे एट द रेट ऑफ 20.36। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है इसका 20.36, ठीक है। 3,92,500 का ही आप लेंगे तो 79,930। ओके, ये एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। करंट ईयर का प्रॉफिट अभी आपने डालना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा। और ये अब तीसरा आपका कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें आपके पास क्या है 12% सिक्योर्ड डिवेंचर्स। आप डिटेल में लिख सकते हो सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल एसेट्स, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है। सो ये हो गया 30 लाख का, ठीक है। ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल आपके पास कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हमें बता रखा था 3,50,000। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हमें बता रखा था बैलेंस, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स 4 लाख है, तो इसका मतलब आपका बाकी का जो है वो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 50,000 हो जाएगा। ऑल राइट, अब आपने ये लिख दिया। इसके अलावा आपके इसमें आते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल हमारे पास है कितना 3,70,000। सो 7,70,000 आपके पास आ गया। अब आ जाइए अदर करेंट लाइबिलिटीज पे। तो अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या था, आपके पास टैक्स पेबल आ रहा था। अगर आप ये वाली साइड ध्यान दो तो टैक्स पेबल आ रहा था 2,000 का। इसके अलावा आपके पास क्या था, आपके सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी, है ना, 7,750। इसके बाद आपके पास था डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट 1,80,000, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। इसके अलावा आपने सीडीटी का प्रोविजन किया है बट पे थोड़े ना किया हुआ है, तो वो भी आपका लाइबिलिटी में आ जाएगा। सीडीटी का डबल इफेक्ट रिकॉर्ड होगा। तो आपके पास अब टोटल
अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई 2,73,663। तो आप ये डाटा इसमें फीड कर सकते हो 2,73,663। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें आप क्या करोगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर करेंट ईयर। तो जितना करेंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसका 40% आपको लेना होगा। सो 40% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स तो जब आएगा तब लिखेंगे, ठीक है। तो ये अभी नहीं लिख सकते, तो दो चीजें हमारी हमेशा एंड में आएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर। तो अब हमारे पास कितनी एसेट्स दे रखी हैं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपके पास है प्रेमिसेस 34,76,000, आपके पास है प्लांट 33 लाख, ठीक है, और कोई फिक्स्ड एसेट आपके पास नहीं है। तो एक टोटल का कॉलम बना लोगे। ये तो हो गए बैलेंसेस। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है डेप्रिसिएशन। प्रेमिसेस पे कोई नहीं है, प्लांट पे है 15%। सो प्लांट का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बैलेंस कितना बच गया प्रेमिसेस एज इट इज। प्लांट में आपके पास 4,95,000 जब आपने माइनस किया तो आपके पास बच गया 28,05,000। सो टोटल आपके पास कितना आ गया 62,81,000, ठीक है। तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद है इनटेंजिबल्स। अब आपके इनटेंजिबल्स में 8th नोट, इनटेंजिबल्स में आपके पास गुडविल थी सिर्फ, है ना। आपने प्रेमिसेस ले लिया, प्लांट ले लिया, अब गुडविल आपके पास है 2,50,000 की। सो गुडविल आप लिख देंगे इंटेंजिबल्स में 2,50,000। तो ये आपका कंपोनेंट कंप्लीट हो गया 65,31,000। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज हमें दे रखी हैं क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख। ऑल राइट, और तो कुछ नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा, कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास डेटर्स आते हैं, याद रखो बिल्स रिसीवेबल इसका पार्ट नहीं होता, वो होते हैं एडवांसेस। सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बिल्स रिसीवेबल आते हैं, यहां पर हमें सिर्फ डेटर लिखने होते हैं। तो अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स कितने थे, अगर ध्यान दें हम तो हमारे पास डेटर्स थे, ये देखो एडजस्टमेंट के साथ है 8,70,000, जिसमें से माइनस करोगे एडिशनल बैड डेट्स, कितने आप माइनस करोगे 18,900, ठीक है ना। तो अब आपके पास कितना बच गया 8,51,100, लेस आपको प्रोविजन करना है एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है ना। तो अब आप जब इस पर प्रोविजन क्रिएट करोगे 5% ऑफ दिस, तो 42,555 इसी का प्रोविजन आएगा ना। तो आपका बैलेंस कितना बच गया 8,08,545। ऑल राइट, सो डेटर्स में 8,08,545। नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शुरू में जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहे होंगे, और ये हैं भी, बट वी कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि अब हमें ऐसे ही अकाउंट्स बनाने हैं। सो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। कैश एंड बैंक आ गया, तो 5,45,000। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमारे पास क्या क्या है चेक करते हैं। तो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंडिचर था, प्रीपेड एक्सपेंस था 2,000 का। ऑल राइट, सो अब आप प्रीपेड एक्सपेंस ले लो, और तो कोई एडवांस दिया नहीं हुआ, तो 2,000 आ गया। नेक्स्ट है आपका अदर करेंट एसेट्स। तो अदर करेंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे थे 50,000 के, ठीक है ना। अब उसमें से क्या है, आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में एक एडजस्टमेंट थी थर्ड वाली, राइट ऑफ 5,000। सो अमाउंट रिटर्न ऑफ 5,000, तो बैलेंस बच जाएगा 45,000, ठीक है। तो 45,000 यहां भी आ गया। अब देखो ये वाली साइड का आप टोटल कर सकते हो, तो आपका टोटल हो गया 86,30,545। बाकी क्या बचा आपका, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस बच गया, और साथ में बच गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें
14th कंपोनेंट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपके पास सेल्स कितनी थी, 45,50,000। इसमें कोई रिटर्न नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये एज इट इज ही आप लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख दिया 45,50,000। ऑलराइट, अब अगली चीज क्या है आपके पास, अदर इनकम, क्योंकि थी नहीं वो हमने डैश मार दिया, तो हमारा टोटल इनकम इतनी ही है। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड का मतलब होता है परचेजेस। ठीक है, परचेजेस लेस ऑफ रिटर्न। सो परचेजेस हमें दे रखी है 18,50,000, कोई रिटर्न नहीं दे रखे हैं, एज इट इज लेंगे, और कोई एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड या टैक्स ऑन परचेजेस, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा, अगर कुछ होता तो वो ले लेते, नहीं है तो एज इट इज। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो अब चेंज इन इन्वेंट्रीज में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 8,70,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक है 7 लाख। तो पॉजिटिव में ही चेंज आ रहा है ना, 1,70,000, तो पॉजिटिव में लिखोगे। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता तो माइनस में आ जाता, माइनस में कर देते। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, उनकी सैलरी, उनके वेजेस, और एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है वो भी आएगा। ठीक है, सो उनके जो भी उनके लिए पेमेंट की है वो सारी आएंगी। तो आपके पास वेजेस आ गई 9,79,800, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सैलरीज, जिसमें आउटस्टैंडिंग भी है। सो सैलरी आपके पास कितनी है, 2,02,250 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी थी, 7,750। सो 2,10,000, दैट मीन्स 11,89,800। सो यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गए 11,89,800। ओके, देन है फाइनेंस कॉस्ट। सो फाइनेंस कॉस्ट में हमें डिबेंचर इंटरेस्ट पेड बता रखा है, यहां क्वेश्चन में, सॉरी, 1,80,000, और हमें अपनी कैलकुलेशन से पता है एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 1,80,000। सो 3,60,000 आ गया हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट, 3,60,000। नेक्स्ट आ जाएगा अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। तो जितना भी आपके पास डेप्रिसिएशन है या जो अमोर्टाइजेशन किया हुआ है उसको आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन पे ध्यान दोगे। 19th पॉइंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आपके पास थे डेप्रिसिएशन के लिए प्लांट था, प्लांट पर आपने कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, 4,95,000। अमोर्टाइजेशन में आपके पास क्या है, गुडविल है, लेकिन राइट ऑफ करने को बोला नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास 4,95,000 ही आएगा। अब जो बच गया वो सारा आपको कहाँ लेके जाना है, अदर एक्सपेंसेस में। तो चेक करते जाओ यहां पर क्या बच गया, कॉल्स इन एरियर एडजस्ट हो गई थी, इंटरिम डिविडेंड तो हमें उसमें से माइनस कर दिया था सरप्लस में से। जनरल एक्सपेंसेस, अब जनरल एक्सपेंसेस 68,350 लेस प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, तो 66,350 आ गया। उसके बाद सैलरी ले ली। अब बेड डेट्स, तो बेड डेट्स में क्या क्या आएगा, ठीक है, बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं 21,100 प्लस एडिशनल बेड डेट्स दे रखे हैं 18,900, 40,000 लेस प्रोविजन अवेलेबल। तो प्रोविजन अवेलेबल था 35,000, इसका मतलब 5,000 आपको और खर्चा बन गया, प्लस करेंट ईयर प्रोविजन। तो करेंट ईयर का प्रोविजन आपने अभी डेटर्स के लिए कैलकुलेट किया था, तो देखो कितना था, 42,555। सो 47,555 आ गया आपका डेटर्स का टोटल। ठीक है, तो टोटल खर्चा हो गया 1,06,905।
सो अदर एक्सपेंसेस में कितना आ जाएगा 1,06,905। अब यहाँ पे टोटल ऑफ एक्सपेंसेस करो तो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आपके पास आ गया 40,63,705। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इनकम में से इसे एक्सपेंसेस को माइनस किया, सो 4,86,295। अब तो सिर्फ बैलेंसिंग वगैरह रहती है, ठीक है ना। अब प्रोविजन फॉर करंट ईयर 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 1,96,518। 2,000 और चाहिए था लास्ट ईयर के लिए, तो टोटल 1,98,518 एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। तो आपके पास इनकम बची 2,87,777। तो ईपीएस कितना हो जाएगा 2,87,777 अपॉन 40,000, दैट मीन्स 7.19। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। जिस मिनट ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, अब आप अपनी बैलेंस शीट को कंपाइल कर सकते हो। तो देखो बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ आपके पास अमाउंट बच रहे थे, ये देखो यहां पर था आपको करेंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना था, तो 2,87,777 ये करेंट ईयर का प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट की जगह लिख दिया। तो अब आप चेक कर सकते हो कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना बन जाएगा। सो 4 लाख माइनस 5,000 प्लस प्रॉफिट माइनस इंटरिम डिविडेंड माइनस सीडीटी, तो ये आ जाता है 2,10,364। दैट मीन्स 4,65,364। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख सकते हैं 4,65,364। तो ये 43,90,364। यहाँ बचता था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना प्रोविजन इनकम टैक्स का क्रिएट किया है, यहाँ देखो 1,96,518। आपका प्रॉफिट था 4,86,295, इसका 40% लेंगे, तो प्रोविजन को प्रोविजन की जगह पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। सो अब सारे बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इसका टोटल किया तो 12,40,181, तो इनको टोटल कर दो 86,30,545। तो ये आपका मैच कर रहा है। सो कैसे किया हमने क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, और ये है मान के चलिए थोड़ा लेंदी होगा, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, क्योंकि टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट्स तक हर क्वेश्चन को करने के। उसमें क्वेश्चन रीड भी करना है, समझना भी है, कैलकुलेशंस भी करनी है, और ये सब कुछ लिखना है। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हमने क्वेश्चन को रीड करते ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कैटेगरीज समझ ली, उसके अकॉर्डिंगली हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, और साथ के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लिया, ठीक है ना। अब जब आपने इन दोनों के फॉर्मेट्स बना लिए, अब आप इनके अंदर वैल्यूज लिखनी शुरू करोगे। किस तरह से आप इसमें 1, 2, 3 जो नोट्स हैं उनको स्टार्ट कर दोगे बनाना। तो 1 कैपिटल, 2 रिजर्व। तो यहाँ पे दो चीजें यूजुअली हमारी रह जाएंगी, रिजर्व एंड सरप्लस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये दोनों चीजें बाद में आएंगी, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट से फिगर लेती हैं। बाकी सारा कंपाइल कर सकते हो, सब कुछ लिख दो। फिर आप इनकम स्टेटमेंट पर आ जाओ, यहाँ भी सारी कैलकुलेशंस करनी शुरू करो। हर एक के नोट्स बहुत क्लियरली आपको साफ सुथरे बनाने हैं, और वैल्यूज यहाँ पे आपने लिखते जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, जब आपने ये सब अमाउंट्स कैलकुलेट कर लिए और आपने सारे वर्किंग नोट बना लिए, तो एंड में हमारे पास एक चीज बचेगी। वो क्या है, वो है हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमारे पास अगर कोई है तो उसको हमें अलग से लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था, इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, तो 2 कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का जिक्र हो रहा है। नंबर 1 ये है कि आपके पास प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है। डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया कितना, 5%। तो वो 5% प्रपोज डिविडेंड है, और उसके अलावा कोई और लाइबिलिटी हमें दे रखी हो, क्लेम ऑफ 35,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज डिस्प्यूटेड। तो अब हम नेक्स्ट जो नोट है इसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे, जिसमें आप पहला क्या लिख दोगे, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन, डिस्प्यूटेड क्लेम
35,000, ये इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 5% ऑफ द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल थी 40 लाख में से 75,000 तो आपका अनपेड था। सो आपकी कैपिटल है 25,000। तो आप इसका लिख लेंगे इंटरिम डिविडेंड 5%। ऑलराइट, तो ये आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज में आएगा, इसको और कहेंगे। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।